Good evening. Okay. 13 to 15. Any doubt? 13, 14, 15. ये काफी आसान क्वेश्चन है ना. 16 से 20. 15 तो स्ट्रेट सा क्वेश्चन था यार, जो कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन. बस, तो इसका मतलब जो स्ट्रेट लाइन L1 है वो पैरेलल टू y इक्वल टू एक्स, मतलब हैविंग स्लोप 1, forms a triangle of area 2 units with coordinate axis in second quadrant. तो एक y इक्वल टू एक्स प्लस सी लाइन को इस तरह से ड्रॉ करो कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में एरिया बाउंड करे. तो यूं ही ओरली बता देता हूं मैं कि पक्का वो लाइन आएगी टू एरिया हाफ 1 1 इंटू 2 2 हाफ 2 2. हाँ, हाफ 2 2. इसका मतलब है y इक्वल टू एक्स प्लस 2 स्ट्रेट लाइन आएगी. सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 स्ट्रेट लाइन आएगी. तो बस ठीक है, तुम कर लोगे ना. क्वेश्चन नंबर 16. ये तो शीट में डिस्कस हो चुका है, अब थोड़ी बताऊंगा, ठीक है ना. शीट में ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसे, डोंट वरी. तो a/4 बिल्कुल IIT सेम क्वेश्चन. ठीक, कुछ लोग को याद आ गया ना, शीट एक्सरसाइज उठाए जाकर के जेई एडवांस, यही सेम क्वेश्चन था वहां पर. इवन इंटरवल तक चेंज नहीं था, 2 से 4 इंटरवल ही था. बस वहां पर फर्क इतना था कि वहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट दिया गया था. क्वेश्चन नंबर 15 का L2 वाला पार्ट. L2 passes through 1 1 and has पॉजिटिव x एंड y इंटरसेप्ट. ठीक है, x एक्सिस को y एक्सिस को पुट किया. L2 में एक ट्राइंगल एरिया विद कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो मान ले a इंटरसेप्ट है, b इंटरसेप्ट है, a और b दोनों पॉजिटिव. मानता है एरिया हाफ ए बी आएगा. और ये भी मानते हो कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी 1, तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इज 1. तो क्या तुम लोग को एम जी एम की फीलिंग नहीं आई कि सर 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी 1 है और ए बी में इंटरेस्ट है, मिनिमम एरिया, तो ए बी शुड बी मिनिमम. तो एक काम करो ना, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी पर ए एम जी एम लगा दो. तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी बाई 2 इज ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी. तो मेरे ख्याल से यहां से तुमको ए बी ग्रेटर इक्वल टू कुछ मिल जाएगा. तो ए बी की मिन वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई. और फिर तुमको पता ही है कि फॉर मिनिमम एरिया को मिनिमम होने के लिए एम बराबर जीएम होना पड़ेगा, मतलब टर्म्स इक्वल. क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19. नहीं, हाँ, 18 में तुमको नोटिस करना चाहिए था y इक्वल टू एक्स प्लस 1 स्ट्रेट लाइन पर L लाई कर रहा है. y इक्वल टू एक्स प्लस 1 स्ट्रेट लाइन एंड y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 पर a लाई कर रहा है, माइनस एक्स माइनस 1. ये है वो लाइन. तो तुमने ये भी नोटिस किया ना 90 एंगल, ठीक है. और कैपिटल B माइनस 1 कॉमा 0, माइनस 1 कॉमा 0, ये कैपिटल B है. अब इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा. एक्चुअली ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव के हिसाब से मैंने दिया था, फाइंड L प्लस M, जहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वर्किंग देखूंगा मैं, ठीक है. लेकिन अभी इंटीजर टाइप प्रॉब्लम हो गया ना, तो तुम्हारी वर्किंग तो कोई देख नहीं रहा है. तो अभी क्वेश्चन को मैं चेंज करना चाहूंगा, वरना क्या होगा, ये क्वेश्चन इतना लल्लू हो जाएगा कि तुम कहोगे सर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में. ठीक है, अभी दिखेगा कि सर अगर L प्लस एम करना होगा तो ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा इजी हो गया. तो मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ना, कि हम लोग L प्लस एम नहीं, हम लोग 3L माइनस 2M निकालेंगे. इसमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है. हाँ, ओके. तो A पॉइंट यहां लाई कर रहा है, C पॉइंट ये लाई कर रहा है, ठीक. और ट्राइंगल ABC का जो सरकम सेंटर है वो y एक्सिस पर है.
तो तुमको तो 90 एंगल देखते ही फील हुआ होगा ना कि सर जो ट्रायंगल है आपका कुछ ऐसा हुआ, ये ट्रायंगल है, और फिर तो कई लोग जानते हैं कि सर ये हाइपोटेन्यूज जो है ये ही डायमीटर बनेगी सर्कम सर्कल की। सर्कल को मन में रीड कर लो कि ऐसा कुछ सर्कल बन गया, सही है। तो जो मिड पॉइंट है, मानते हो मिड पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करेगा, क्योंकि यही तो हुआ सर्कम सेंटर। तो अब समझ में आया कि एल प्लस एम इतना इजिली क्यों हो गया, क्योंकि दिस इज एल कॉमा एल प्लस वन, दिस इज एम कॉमा माइनस एम माइनस वन। तो तुमको लगता नहीं सर मिड पॉइंट 0 कर दीजिए, इससे एल प्लस एम तो डायरेक्ट हो गया, तो एल प्लस एम इज 0। ठीक, कुछ लोग समझ गए। तो मैं एक्चुअली एल और एम तुमसे ऑब्टेन करवाना चाहता था, है ना। तो अब तुम एक काम करो, अब तुम सेंट्रॉइड होने का यूज करो। तो सेंट्रॉइड में क्या दिया गया है, स्लोप 2। तो सेंट्रॉइड लिख सकते हो कि सर जो ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है जी, ये 2 स्लोप है, तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया एल प्लस एम माइनस 1/3, लेकिन एल प्लस एम तो 0 है, तो ये -1/3 हो गया, -1/3। और ये कोऑर्डिनेट एल प्लस 1 माइनस एम माइनस 1, तो एल प्लस 1 माइनस एम माइनस 1, तो एल माइनस एम अपॉन प्लस 0 अपॉन 3। ठीक, लेकिन मैं इस डेटा का यूज करूं कि सर इस इंफॉर्मेशन का यूज कीजिए, तो तुम चाहो तो सिंगल वेरिएबल कर लो कि ये 12/3 हो गया। सोचो क्या किया मैंने, वो एल प्लस एम 0 का यूज कर लिया। अब इसी तरह से ये तो मिड पॉइंट है, बाई 2 है, तो एल प्लस 1 माइनस एम माइनस 1/2, तो एल माइनस 1/2, तो एल माइनस एम बाई 2 का मतलब है ओनली एल। कुछ समझ में आया? ठीक है, तो अब तुम समझ पा रहे हो कि सर अब तो ये स्लोप से क्वेश्चन खत्म हो गया, ये स्लोप को 2 लाइए, इससे एल निकल आएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 19 इज अ गुड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मीनिंग तो समझना हमेशा सही रहता है ना, कि y इक्वल टू -2x प्लस 3 लाइन एंड 3x प्लस 1 लाइन, 3x प्लस 1 एंड -2x प्लस 3। ए वेरिएबल लाइन, एक कोई भी वेरिएबल लाइन ले लो, विच विल कट देम एट P1 P2, फिर तुमसे मिड पॉइंट का लोकस पूछा है, तो कोई भी वेरिएबल लाइन इसने मीट किया P1 P2 पर, तो मिड पॉइंट का लोकस। ठीक, और मुझे बताया गया कि लोकस इज ए स्ट्रेट लाइन विद अनडिफाइंड स्लोप, तो मतलब कि पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक, अब मुझे एक चीज बताओ, जब तुम हैविंग सेम स्लोप तुम लाइंस बना रहे हो कि सर ये डिफरेंट डिफरेंट लाइंस बन रही है, तो इसमें एक केस ये भी तो होगा जब लाइन इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगी। तो जब इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगी तो मानते हो P1 P2 दोनों सेम हो गए, तो उसका मिड पॉइंट यही आ गया, ये मिड पॉइंट आ गया। तो क्या तुमको समझ में आया कि जो मिडिल जो लोकस ऑफ लाइन होगा वो इस इंटरसेक्शन से पासिंग आएगा, तो ये है वो लोकस हैविंग अनडिफाइंड स्लोप। ठीक, ये लोकस हो गया। अब इस क्वेश्चन को करने के एक्चुअली बहुत सारे मेथड थे, है ना। कुछ लोग इसको पैरामेट्री से करेंगे, कुछ लोग, है ना, कि सर हम तो लोकस HK की हमारी आदत है, तो जो लोग HK से करने की सोच रहे हैं वो लोग इस तरह से जाएंगे। और कुछ लोग हो सकता है कहें कि सर हम तो x1 x2 से करना है। जो सबसे गंदा सॉल्यूशन है वो है x1 x2, कि यहाँ पर x1 3x1 प्लस 1 लिया, यहाँ x2 -2x2 प्लस 3 लिया, फिर 2 इक्वेशन बनाई, x1 प्लस x2 2h, और वो जो भी है y की वैल्यू का सम बाय इक्वल टू 2k। ठीक है, उससे x1 ऑब्टेन कर दिया, उससे x2 ऑब्टेन कर दिया इन टर्म्स ऑफ h एंड k। अब क्या किया, तुम्हारा इंटरेस्ट लाइन के स्लोप में है, ठीक है, तो लाइन का स्लोप है दिस माइनस दिस, अरे जो भी है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1,
तो मानते हो सर सारी वैल्यू एच के में आ चुकी है, तो उसे मैं एच के में ला दूंगा स्लोप को, और फिर जब स्लोप आ जाएगा तब मैं कहूंगा कि सर ये, समझ पा रहे हो ना। और तुम चाहो तो वो के की वैल्यू को तो तुम यूज कर सकते हो यार, सर इस इंटरसेक्शन पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट के बराबर है, ठीक। तो मतलब मेरा है कि तुम कर लोगे। ऑल्टरनेट सॉल्यूशन जिसको चाहिए, पैरामेट्रिक फॉर्म इज सम हाउ बेटर, कि इसका इंक्लिनेशन थीटा लिया, ठीक, ये थोड़ा सा बेटर है, x1 x2 तो बहुत ही बुरा सॉल्यूशन है। तो तुमको लगता नहीं कि सर h प्लस आर कॉस एक लाइन पर लाई करेगा, और h डिस्टेंस अबव डिस्टेंस बिलो, सेम डिस्टेंस अबव सेम डिस्टेंस बिलो। तो मैंने क्या किया, मैंने सेटिस्फाई कर दिया। तो मैंने एक जनरल h प्लस आर कॉस के प्लस आर साइन को दोनों लाइन में पुट किया। तो जानते हो मैं एक साथ पुट कर लेता हूं कि सर डायरेक्टली पेयर में पुट कर दीजिए, पेयर 3 टाइम्स h प्लस आर कॉस, देखना कुछ लोग समझेंगे बात को, माइनस के प्लस आर साइन प्लस 1 इंटू, मैं सिर्फ एल्गोरिथम बताऊंगा, इसी तरह से तुम यहां भी लिख लेना, ठीक है, इक्वल टू 0 हुआ, सही। अब लोग जानते हैं कि सर आपने ऐसा स्ट्रेट लाइन में बताया था, इसको आर में क्वाड्रेटिक रीड किया, सम ऑफ रूट 0 किया, बिल्कुल सही कह रहे हो पूर्वी। तो सम ऑफ रूट 0 करने से तुमको कुछ रिलेशन आएगा, है ना भाई, कोफिशिएंट ऑफ आर फ्रॉम हियर, कांस्टेंट फ्रॉम हियर, है ना। तो देख सकते हो क्या आ रहा होगा, आई डोंट नो, कि सर कुछ आ रहा है 3 कॉस माइनस साइन इंटू, मेरा मानना है शायद tan थीटा निकल आएगा, ठीक है, 3 कॉस माइनस साइन चलो छोड़ो, ये नहीं करता मैं। तुम एक काम करो कि सर वो एक्स वाई को 0 करने से ऐसा कुछ आंसर आया, एच के ऐसा कुछ आंसर आया, ये तुम मैनेज कर लोगे बाय डूइंग सम ऑफ रूट 0, गॉट समथिंग लाइक दिस। होंगे इसमें थीटा प्रेजेंट होगा, सर साइन कॉस प्रेजेंट है, साइन कॉस प्रेजेंट है। अब तुम मानते हो यही लोकस है, क्योंकि थीटा तो कांस्टेंट है, ये लाइन जो है ये तो सेम इंक्लिनेशन है ना। तो अब तुम बोलोगे कि सर जो लोकस है वो तो वर्टिकल लाइन आना चाहिए। तो वर्टिकल लाइन जानते हो ना कैसी होती है, x बराबर कांस्टेंट। तो नाउ मेक कोएफिशिएंट ऑफ दिस 0, इसे 0 करा दो। तो इसे जैसे 0 कराओगे तुमको tan थीटा निकल आएगा। कुछ लोगों को समझ में आया? अब ये डाउट एकदम नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुमने इतने बार लिखा है इसको कि मैं इसको देख देख करके बोर हो गया। तो अब ये डाउट नहीं बताया जाएगा, ठीक है। पहले बता देता लेकिन अब नहीं बताऊंगा। बात समझ में आई? अब थोड़े से अच्छे बच्चों को लेकर के चलता हूं कि ये तो ठीक है, अब कोई बहुत अच्छी रैंक वाला बच्चा जो थोड़ा सा डिफरेंट लोगों से सोच लेता है, उसकी बात करते हैं। उसने क्या किया, ही सेड कि सर मुझे ना ये रेशियो और ये अल्फा और बीटा जैसी फीलिंग आ रही है। तो ही अप्लाइड एमन थ्योरम। तो 1 + 1 2, कुछ लोगों को याद आएगा, है ना, कि हाँ इसे कहीं पढ़ा था हमने। ये जो फॉर्मूला आप बोल रहे हैं कॉल्ड समथिंग थ्योरम, ये कहीं सुनी हुई है ना। तो 1 + 1 दिस एंगल, कॉट हुआ करता था ना, कॉट ऑफ दिस एंगल मतलब दिस एंगल। अब मानते हो ये जो लाइन है इसका जो स्लोप है वो कॉट ऑफ दिस एंगल ही तो होगा अकॉर्डिंग टू डायग्राम। सोचो आराम से कि हाँ ये जो आप कॉट ऑफ दिस एंगल लिख रहे हो वही स्लोप है ना। तो इसका लाइन का स्लोप m 2m इक्वल टू, अब कुछ लोगों को बात याद होगी, आज भी याद होगी कि एमन थ्योरम में अपोजिट वाला प्लस से आता था, है ना। तो 1 इंटू दिस कॉट ऑफ दिस एंगल, तो 1 इंटू कॉट ऑफ दिस एंगल, मान तो कॉट ऑफ दिस एंगल इज स्लोप। आराम से सोचो, ये डायग्राम देखो 3, तो मेरे ख्याल से जो कॉट ऑफ दिस एंगल है वही स्लोप है 3 माइनस
1 इंटू कॉट ऑफ दिस एंगल, ठीक है, -1 इंटू कॉट ऑफ दिस। अब ये जो माइनस कॉट बोल रहे हो, पूरा माइनस कॉट, मैं एमएन थ्योरम सही तो लगा रहा हूं ना, ठीक है, तो ये एंगल का कॉट, तो π/2 प्लस दिस एंगल, π/2 प्लस दिस एंगल दैट इज 10, तो आई थिंक यही माइनस कॉट बन गया, माइनस कॉट ऑफ ये एंगल आ गया, मानते यही स्लोप है, और स्लोप कितना है, स्लोप है -2, तो इसका मतलब आप जो माइनस कॉट टर्म बोलने वाले थे वो एक्चुअली स्लोप है, तो माइनस कॉट इज -2, तो आंसर आ गया सर, वो रहा हाफ आंसर, ठीक है, ओके। वैसे तो मेरे पास और भी मेथड्स हैं, ठीक है, कुछ अगेन बहुत अच्छे बच्चों ने क्या किया, कहा सर इसका ना इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए, ठीक है, इस पॉइंट को आप निकाल लीजिए। अब इस पॉइंट को निकाल लेने के बाद दे सेड कि मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपका सही है, ठीक, तो दे सेड कि आप कोई एक पॉइंट इस लाइन पर लीजिए, कोई भी एक कोऑर्डिनेट, क्या तुम इनफाइनाइट पॉइंट्स इस लाइन पर हैं, क्या तुम एक पॉइंट नहीं ले सकते, ले सकते हो, कुछ भी मान लेना, सर एक्स को 0 डालिए, वाई निकाल लीजिए, तो एक पॉइंट मैंने एज्यूम किया, ठीक, अब ये पॉइंट आई नो, कॉमा, ठीक, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोऑर्डिनेट है इसकी मुझे एक्स वैल्यू पता है ना, तुमने जो इंटरसेक्शन बनाया वो एक्स पता है मुझे, तो आई नो दिस। अब इसकी मदद से तुम क्या करो, 2:1 सेक्शन फॉर्मूले से ये कोऑर्डिनेट पर जाओ, तो मानते हो इसका एक्स निकल आएगा, सर ये निकल आया, ठीक है, ये निकल आया। अब ये निकलने के बाद सेक्शन फॉर्मूले से एक्स निकल आया, अब मानते हो मैं लाइन की इक्वेशन में पुट करके वाई निकाल दूंगा, तो ये वाई भी आ गया, तो मुझे बताओ आई नो दिस कोऑर्डिनेट, आई नो दिस कोऑर्डिनेट, तो क्या इन दोनों को ज्वाइन करके स्लोप नहीं लिख सकते कि सर ये तो सवाल खत्म, स्लोप निकल आया, ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेके कर दिया मैंने कि एक लाइन के दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट बता दिया मैंने, कुछ लोगों को समझ में आई बात मैंने क्या किया, ओके। लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स किए थे मैंने, राइट, फैमिली ऑफ सर्कल्स की बात की थी, फाइन, वो क्या है ना, एक क्वेश्चन को बार बार कोई लिखता रहता है तो थोड़ा सा इरिटेशन हो जाता है, तो आई विल नॉट टेल दैट, है ना, वो माइंड मेकअप कर चुका हूं मैं, आई विल नॉट टेल। फैमिली ऑफ सर्कल्स की बात हुई थी, राइट, ओके, ठीक, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉमन टेंजेंट टू टू सर्कल्स। मुझको दो सर्कल गिवन है और कॉमन टेंजेंट ऑब्टेन करनी है, ठीक है, अब ये से कॉन्सेंट्रेट करना, वरना ये भी हाथ से जाएगा कि सर एक चीज तो हाथ से चली गई, अब आगे का कुछ और हाथ ना निकल जाए, तो दो सर्कल पर वी आर गिवन टू सर्कल्स, मैं वेरियस पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहा हूं वन बाय वन। टू गिवन सर्कल्स में बी इन नॉन इंटरसेक्टिंग, हो सकता है कि वो डिसजॉइंट सर्कल हो, है ना, एक एक करके बात करेंगे हम। मान लो मुझको जो दो सर्कल दिए गए हैं, दे आर लाइक दिस, ठीक है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि तुम ये कैसे चेक करोगे कि दे आर डिसजॉइंट सर्कल्स, ठीक है, दे नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट, और ना ही एक सर्किल अगले के अंदर कंटेन्ड है कि सर अंदर कंटेन हो गया,
वो भी नहीं, दोनों बाहर है, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन को चेक करना चाहता हूं। मेनली क्वेश्चन ध्यान रखना, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चाहे वो कोनिक सेक्शन हो चाहे वो सर्कल्स हो, यू विल फाइंड कि मेनली क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल से ही आते हैं, ठीक है। मानते हो तुमको सर्कल गिवन है ना, तो अगर सर्कल गिवन है तो यू नो सेंटर, यू नो रेडियस, ये बात तो एग्री करते हो। C1 C2 मैं कॉल कर रहा हूं, रेडियस R1 R2, है ना। तो मुझे आंसर मिल चुका है, कुछ लोगों ने बोल दिया है कि सर आप C1 C2 का डिस्टेंस मेजर कीजिए एंड दैट डिस्टेंस फ्रॉम फिगर इज क्लियर कि वो R1 प्लस R2 से बिगर आएगा, ठीक है। तो यू कैन चेक इजिली whether two circles are disjoint or not, ठीक, दिस वे। अब हम वापस अपनी बात पर कंटिन्यू करते हैं। कॉमन टेंजेंट, है ना, तुम इंटरेस्टेड हो कॉमन टेंजेंट में, राइट। कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी? तो कई लोगों को याद आएगा कि सर स्कूल में 10th क्लास में बताया गया था 4 होंगी, जिसमें 2 को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहते हैं और 2 को ट्रांसवर्स, यही पढ़ाया ना, ठीक है। तो देयर विल बी 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अगर किसी को याद है जब मैंने हार्मोनिक कॉन्जुगेट की बात की थी तब भी हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं, है ना, स्ट्रेट लाइन के बिगिनिंग में, कुछ लोगों को याद आ रही है। तो अब उसका बेनिफिट लेने का टाइम आ चुका है, ठीक है, क्योंकि वो बात मैं वहां बता चुका हूं कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है वो इंटरसेक्ट करता है लाइन ज्वाइनिंग सेंटर पर C1 C2 पर, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट कोलिनियर विथ C1 C2 होता है। नाउ आई विल नॉट प्रूव, ठीक, ये सारा बात मैं पहले भी कन्वे कर चुका हूं विथ प्रूफ, है ना। तो these are direct common tangent. We also call डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को हम लोग एक्सटर्नल भी कहते हैं, एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। जस्ट पता होना चाहिए, है ना। तो तुम शायद लॉजिक सोच पा रहे हो कि सर इसको एक्सटर्नल क्यों कहते हैं, बिकॉज दे इंटरसेक्ट ऑन C1 C2 एक्सटर्नल, है ना, C1 C2 को एक्सटर्नली कट करता है इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट। अब तुम्हारा इंटरेस्ट है टू ऑब्टेन दीज 2 लाइन्स, तुम ये लाइन को ऑब्टेन करना चाहते हो। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, आई विल ऑब्टेन दिस पॉइंट, मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट को कुछ कॉल कर दिया से P। तो तुम सिंपल ज्योमेट्री से बता दोगे कि सर ये 90 एंगल दिखाइए, टेंजेंट है ना, तो आपको 90 दिखाना चाहिए, आपको यहां भी 90 दिखाना चाहिए। अब एक ही लाइन पर परपेंडिकुलर होने से तुमको सिमिलर ट्राइंगल दिख गया कि सर ये ट्राइंगल बिल्कुल सही तनिषा एंड दिस ट्राइंगल सिमिलर। तो सिमिलर ट्राइंगल पर प्रोपोर्शनैलिटी रूल से बता दूं कि PC2 PC1 इज R2 अपॉन R1। सोचो, फाइन। तो क्या तुमको फील हुआ कि सर इस रिजल्ट की हेल्प से आई विल ऑब्टेन P, फाइंड P। लेकिन क्या तुम सोच पा रहे हो कि C1 C2 पर सेक्शन फॉर्मूला लग रहा है R1:R2, लेकिन क्या तुम बुद्धि लगा के सोच पाओगे कि सर एक्सटर्नल रेशियो का फॉर्मूला लगाना? डायग्राम से क्लियर है, P डिवाइड C1 C2 एक्सटर्नली। तो आई नो द रेशियो इन विच P डिवाइड C1 C2, C1 C2 के कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास है, यू नो द सर्कल्स, ओके। तो
So with the help of section formula, I will obtain P. अब जो टेंजेंट है, ये दो टेंजेंट विल पास थ्रू P. मेरे पास P के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, ठीक। अब तुम मानते हो कि सर अब स्लोप में इंटरेस्ट है, ठीक। अब हालांकि तुम्हारे में से कई लोग समझ जाएंगे कि आप स्लोप निकालने के लिए क्या करने वाले हो, तो चलो वही करता हूं जो मैं करता हूं, है ना। पहले वही बात करते हैं, उसके बाद मैं जो मेरी लाइकिंग कम है उसकी बात करूंगा, ठीक है। तो तुम्हारे में से कई लोग समझते हैं मुझे, वो आप बोलेंगे कि सर आप कंस्ट्रक्शन से समझाओगे कि देखो ये जो C1 C2 लाइन है इसका स्लोप मालूम है। सोचो सोचो, आई नो द स्लोप ऑफ दिस लाइन। हाँ देखो, किसी ने बता भी दिया कि सर आप मान लो स्लोप अल्फा है, मतलब इंक्लिनेशन अल्फा है, तो मानते हो एक टेंजेंट थीटा लेस इंक्लाइन होगी विथ C1 C2 लाइन, और एक टेंजेंट थीटा मोर इंक्लाइन होगी, सही है। और रही बात थीटा की, तो वो हम ज्योमेट्री से निकाल लेंगे क्योंकि मेरे पास P का कोऑर्डिनेट है ना। तो तुम आराम से ये डिस्टेंस निकाल लोगे यार, इतनी तो अपन ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं कि सर इस राइट ट्रायंगल पे जाइए और थीटा निकाल लीजिए। देखिए आपके पास रेडियस है, आपके पास PC2 है, तो देखो साइन थीटा निकल आया, और अगर साइन थीटा है तो टैन थीटा भी है। तो मेरे ख्याल से जो स्लोप है, स्लोप m ऑफ टेंजेंट्स आई एम गोइंग टू ऑब्टेन यूजिंग, है ना। अब तो कई लोग मुझे पहचानने लग गए कि सर यू विल अप्लाई दिस आइडिया। C1 C2 के इंक्लिनेशन को मैंने अल्फा बोला था, है ना। तो व्हाट इज tan अल्फा, वो तुम समझदार हो कि सर वो C1 C2 का tan अल्फा मैं निकाल लूंगा, राइट। स्लोप ऑब्टेन्ड, पॉइंट लाइंग ऑन लाइन ऑब्टेन्ड, तो मेरे ख्याल से दोनों टेंजेंट ऑब्टेन हो गई, ठीक। अब अगर कुछ ऑल्टरनेट वे में जो लोग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, वो भी एक बहुत ही अच्छा मेथड है ना। ऐसा नहीं है कि वो बेकार मेथड है। तुमने कहा था ना कि सर XP के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, कहा था ना। तो एक काम करो, टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो, पासिंग थ्रू कोऑर्डिनेट ऑफ पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड स्लोप m, ये रही टेंजेंट की इक्वेशन। m अननोन है, तो अब तुमको लगता नहीं कि सर अब आप यूज कीजिए कि वो जो आपने लाइन एज्यूम की है दैट इज टेंजेंट टू बोथ। तो किसी भी एक सर्किल का सेंटर से रेडियस बराबर से परपेंडिकुलर बराबर रेडियस करा दूं, परपेंडिकुलर फ्रॉम कोई भी एक यूज कर लो, C1 या C2 इक्वल टू R1, so that will get you m। अपने आप दो आंसर m के निकल आएंगे, सही है। तो ये भी अच्छा मेथड है, नो प्रॉब्लम। तो गो लाइक दिस या फिर गो लाइक दिस। अब टेंजेंट की इक्वेशंस आ गई। अभी मैंने सिर्फ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात की है, अभी ट्रांसफर्स की भी करेंगे। लेकिन बिफोर मूविंग टू ट्रांसफर्स एक छोटा सा कंसेप्ट और देखते हैं। तुमसे लेंथ ऑफ टेंजेंट भी पूछेगा, कॉमन टेंजेंट। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट का क्या मतलब है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच का डिस्टेंस, ये लेंथ। दिस इज द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, ठीक। आई एम कॉलिंग इट L, तो मुझको L भी फाइंड करना है, ठीक। तो अगेन मेरे पास दो अच्छे कंसेप्ट हैं, एक थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाओ और एक कि सर प्योर फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो टू ऑब्टेन L, एकदम गलत लिख रहे हो अनुषा, जो तुम आंसर लिख रहे हो, ठीक है। चलो अब जो भी तुमने आंसर लिखा है वो आंसर एक स्पेशल केस का आंसर था, इस केस का नहीं था, ठीक है। अब याद करो कि जो तुम आंसर लिख रही हो वो किसका आंसर था, याद करो इस बारे में कि सर मैं जो आंसर लिख रही हूं वो किसका आंसर था, याद करो याद करो, ठीक है।
एटलीस्ट इस केस का तो नहीं था। दैट वॉज फॉर एक्सटर्नल टच। जब दो सर्किल एक्सटर्नल टच कर रहे थे वो, उसका फॉर्मूला तुमने लिख दिया, ठीक है ना। ओके, तो मानते हो कंस्ट्रक्शन से कर रहा हूं मैं। हाँ, मैंने क्या किया, कंसंट्रेट करो। मैंने C2 से एक लाइन कंस्ट्रक्ट की, कंस्ट्रक्ट थ्रू C2 पैरेलल टू टेंजेंट। नहीं, पहले ज्योमेट्री देखेंगे ना, मैंने साफ कह दिया ना कि फॉर्मूला मैं बाद में बताऊंगा प्रियम, पहले ज्योमेट्री सीख लो थोड़ा, है ना, क्योंकि आगे जाकर के फॉर्मूले कम काम आएंगे, ज्योमेट्री ज्यादा काम आएगी इन जेईई एडवांस्ड। ठीक, फॉर्मूले से करोगे तो वो एक सवाल 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मैंने एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू टेंजेंट। अब तुम समझ पा रहे हो कि सर अगर आपने पैरेलल ड्रॉ किया है, ये लाइन पैरेलल है, तो यार यहां भी 90 एंगल बनेगा। सोचो, अब 90 90 90, तो ये एंगल भी 90, तो इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। अब क्योंकि ये R2 है, ये R2 है, तो तुम समझ गए कि सर ये भी R2 होगा, दिस ऑल्सो इज R2। ठीक, मानते हो रेक्टेंगल है, ये L है, तो ये भी L है, ये लेंथ भी L है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि व्हाट इज दिस लेंथ, तो आई थिंक फ्रॉम डायग्राम यू कैन सी कि सर ये तो R1 माइनस R2 हो गया, दिस लेंथ। तो तुमको लगता है ना कि सर ये राइट ट्राइंगल पे जाओ और पाइथागोरस लगा दो, तो L इज इक्वल टू, डायरेक्टली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, C1 C2 इज हाइपोटेन्यूस। तो कोऑर्डिनेट तो नोन है ना मुझे, C1 C2 माइनस R1 माइनस R2, दिस इज द आंसर। तो ज्योमेट्री इज ए गुड आइडिया, फाइन। तो अगर क्वेश्चन में दो सर्किल दे के उसमें तुमसे सिर्फ कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछी, तो मेरे हिसाब से ये मेथड ही लोगों को अप्लाई करना चाहिए, ठीक। अभी जो ऑल्टरनेट वे सुनना चाहते हो वो लेंदी मेथड है, कारण कि सर पहले P निकालना पड़ेगा। आपको सिर्फ मैंने कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछा है, तो आप पहले P निकालो, P के कोऑर्डिनेट निकाल लो यूजिंग दिस आइडिया, और अब ऑब्जर्वेशन से कर दो कि P से ये रहा लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये रहा लेंथ ऑफ टेंजेंट, दोनों को घटा दो। तो फॉर्मूला याद है ना कई लोगों को, सर P की लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट S1, P की लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट S2, दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो आई थिंक दिस इज मच इंफीरियर सॉल्यूशन देन दिस। आई कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, ये भी एक संभव मेथड है। तो तुम समझ रहे हो कि सर ये मेथड आप अच्छा क्यों नहीं कह रहे हो, क्योंकि इसके लिए पहले P निकालना पड़ेगा यार, तब जाके मैं इस मेथड को यूज कर पाऊंगा। गॉट इट। तो फॉर्मूला बेस्ड थिंकिंग से भी क्वेश्चन हो जाएगा। 5 सेकेंड्स क्विकली। Done. Okay, now let us talk about transverse common tangent. Two circles. Now I want to obtain transverse common tangent. अरे मुझे कोई फॉर्मूले थोड़ी याद है, बॉक्स तो उसको बनाया जाता है ना जो फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला तो कुछ है ही नहीं। तो सीखो बस, है ना, ये सब कुछ कोई याद करके थोड़ी जाता है, एज ए प्रॉब्लम टैकल कर रहे हैं हम, तो एक अप्रोच देख रहे हैं कि हाउ टू ऑब्टेन कॉमन टेंजेंट। तो फॉर्मूले कुछ हम सीख ही नहीं रहे, नथिंग टू रिमेंबर। दिस इज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट।
So again there will be two transverse common tangent. Now you again understand कि sir transverse common tangent will intersect on line joining C1 C2 और अब की बार डायरेक्टली लिख लो, सपोज ये इंटरसेक्शन पॉइंट बी क्यू, तो फिर से भाई सिमिलर ट्रायंगल का लॉजिक कि सर ये 90 एंगल, ये 90 एंगल, तो क्यू सी वन अपॉन क्यू सी टू इज आर वन आर टू, है ना। लेकिन अब की बार मानते हो कि पॉइंट क्यू इंटरनल सेक्शन फॉर्मूले के थ्रू ऑब्टेन होगा ओवर C1 C2। तो इस बार आई विल बी यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल रेशियो, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सब डायग्राम से देख रहे हैं। आई विल ऑब्टेन क्यू, मैं फिर से वही करने जा रहा हूं, मैं कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालने जा रहा हूं। अब इसके आगे मानते हो कि अब इसके आगे मुझको बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि सर फिर वही बात, इसको एंगल, ये अल्फा इंक्लिनेशन है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो अल्फा प्लस माइनस थीटा से आपको स्लोप निकल आएगा कॉमन टेंजेंट का, सही है। और या फिर आप फिर वही कीजिए, यूजिंग कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू लाइन की इक्वेशन लिखिए, हैविंग स्लोप m, अब आप इस लाइन को टेंजेंट बना दीजिए परपेंडिकुलर फ्रॉम C2 इक्वल टू R2 या C1 इक्वल टू R1, यूजिंग दिस विल गेट m, स्लोप ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक। नाउ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट अगेन जस्ट टर्म है, पता होना चाहिए, को वी ऑल्सो कॉल इंटरनल कॉमन टेंजेंट। सही है। अब फिर से वही डिस्कशन दोबारा कर लेते हैं कि सर लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, आई ऑल्सो वॉन्ट लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट तुम समझ तो रहे हो कि सर ये कॉन्टेक्ट पॉइंट को ज्वाइनिंग पोर्शन L, ठीक। तो अगेन लेट अस डायरेक्टली टॉक बेटर मेथड। मैंने क्या किया, थ्रू C1 एक लाइन कंस्ट्रक्ट की पैरेलल टू टेंजेंट, पैरेलल से दिस, ये पैरेलल है, ध्यान रखना। अब आई एक्सटेंडेड कि सर इसको एक्सटेंड कीजिए, लाइन को एक्सटेंड कीजिए, तो मानते हो क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू टेंजेंट है तो यहां भी 90 बनेगा, समझ पा रहे हो। अब तुम फिर मुझे बोलोगे कि सर ये रेक्टेंगल बन गया, है ना, देखो ना 90 90 90, तो फोर्थ एंगल ऑटोमेटिकली बिकम 90, तो आई गेस रेक्टेंगल। तो मानते हो दिस लेंथ इज ऑल्सो L, सर ये लेंथ L हो गई, है ना। अब तुम कंस्ट्रक्शन से समझ पा रहे हो ना कि दिस लेंथ इज गोइंग टू बी R1। सोचो सोचो, अभी तुमने कहा था रेक्टेंगल, तो ये R1 है तो ये भी R1 है, तो क्या तुमको पाइथागोरस नजर आ रही है कि गो टू दिस ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल पे जाइए, है ना, और इस राइट ट्राइंगल पर पाइथागोरस से L निकाल लीजिए। तो व्हाट इज योर L, अंडर रूट C1 C2 स्क्वायर माइनस, आई थिंक तुम राइट ट्राइंगल को पूरा देख पा रहे हो कि सर ये R1 प्लस R2, गॉट इट। इजी। और फिर वही कि सर जो लोग फॉर्मूला से करेंगे, कुछ लोग कहेंगे सर क्यू निकाल के करिए, तो दोज हु ऑब्टेन क्यू एंड नाउ वांट टू राइट लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो दे विल से रूट S1 प्लस रूट S2, इस तरह से भी कर सकते हो। पहले क्यू निकाल लो, क्यू से लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्यू से लेंथ ऑफ टेंजेंट, दोनों को जोड़ने से तुम्हारा टोटल लेंथ। कुछ भी मिस्टेक नहीं है, सब कुछ ठीक है।
है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है राजकुमार। तो मेरे ख्याल से डिस्कशन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मस्ट बी क्लियर। ठीक है यार, फोटो परपेंडिकुलर के लिए तो पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। मतलब मैं तुमसे सिर्फ लेंथ पूछ रहा हूं, तो तुम लेंथ निकालने के लिए क्या पहले पूरी टेंजेंट की इक्वेशन निकालोगे तब तुम लेंथ निकालोगे? कि सर पहले टेंजेंट निकालिए, फिर C1 का फुट, फिर C2 का फुट, नाउ यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। बिल्कुल कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं कि तुमको उस क्वेश्चन सिर्फ लेंथ ऑफ टेंजेंट आया था और लेकिन तुम मेहनत ज्यादा करना चाहते हो, है ना? तुमको काम दिया गया है x, लेकिन तुम अगर 3x करना चाहते हो तो इसमें मुझे कोई तकलीफ थोड़ी है। कर लो यार, 3x कर लो। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। तो अभी हमने पॉसिबिलिटी देखा टू डिसजॉइंट सर्कल। अब बात करते हैं टू सर्कल्स एक्सटर्नली टचिंग। एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, ठीक? कितनी कॉमन टेंजेंट होगी बताओ? हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट्स एग्जिस्ट? ठीक है, तो यार इतना तो डायग्राम की समझ होनी चाहिए। तो दोज हु आर सेइंग 3 आर करेक्ट, है ना? कि सब 3 होंगे। 2 तो डायरेक्ट है, अगेन 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एंड 1 हियर। इसे ट्रांसवर्स कहना चाहिए, है ना? कि सर ये बीच से निकल रही है, ट्रांसवर्स। ठीक, अब अगर तुमको इक्वेशन निकालनी है तो देखो, इसका तो मैं दोबारा डिस्कशन करूंगा नहीं कि सर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए तो फिर वही बात, ऑब्टेन दिस पॉइंट। तो दोबारा से करने का कोई जरूरत नहीं है। आई विल ऑब्टेन पी रेशियो R1 R2, तुमको सबको दिख रहा होगा कि सर वो R1 R2 की मदद से ये निकल आएगा। फिर वही थीटा अल्फा प्लस माइनस थीटा, या फिर स्लोप मानिए और कर लीजिए। ठीक, अब तुमको ये कुछ नई सिचुएशन लग रही होगी कि सर ये कुछ आंसर डिफरेंट लग रहा है, इसको कैसे निकालें? ठीक है, तो अभी मैं तुमको लिख देता हूं, लेकिन अभी थोड़ा रुक के इसका बढ़िया एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो ये जो थर्ड आंसर है ना, थर्ड आंसर, अगर सर्किल की इक्वेशन S1 0 है, 2G1x 2F1y C1, और ये तुम्हारा 2G2x 2F1y C2, तो दिस इक्वेशन इज गोइंग टू बी S1 माइनस S2। समझ पा रहे हो? वैसे तुम मुझे लॉजिक समझा सकते हो, मालूम है? तुम इसका आंसर मुझे अभी एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना? क्योंकि तुम लोग पढ़े लिखे लोग हो। क्योंकि तुम्हारे में से जितने लोग हैं वो जानते हैं कि सर ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट से पासिंग लाइन है ना, है ना? और कई लोगों को पता है ना कि दो सर्किल के जो इंटरसेक्शन से पासिंग लाइन होती है वो S1 माइनस S2 होती है। जल्दी से हाँ बोल दो, जल्दी से हाँ बोलो फटाफट कि S1 माइनस S2 आपने हमको समझाया था लाइन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। तो क्या ये इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल ही तो है? ठीक है, तो ये जो भी इक्वेशन है S1 माइनस S2, वो यही लाइन होनी चाहिए कि नहीं? सोचो, बुद्धि लगाओ। ठीक है ना? तो तुमको कॉमन कॉर्ड के लॉजिक से भी पता है ना? अरे यार, यहां पर वो जो 2 पॉइंट है ना, वो एक्चुअली दोनों पॉइंट सेम है। कि सर सर्किल के इंटरसेक्शन 2 पॉइंट कहां है? वो 2 इक्वल पॉइंट हो गए। ठीक है ना? कि सर वो दोनों सेम हो गए।
तो मेरे ख्याल से कई लोगों को बात क्लियर है कि सर हमको तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स की जब बात बिगिनिंग में बताई थी वहीं से ये बात समझ आ गई कि वाई दिस लाइन इज गोइंग टू गेट द इक्वेशन। सही है, क्योंकि ये दोनों के इंटरसेक्शन से पास करती है और इन दो सर्कल का इंटरसेक्शन तो ये पॉइंट है। सो दैट्स वाई दिस लाइन इज S1 माइनस S2 0। ठीक, अब देखो तुमसे इसकी तो कोई लेंथ पूछेगा नहीं। ठीक, तुमसे लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछेगा ये। ठीक है, तो वो जो तुम लोग भूल गए थे, है ना, कुछ लोग मुझे आंसर लिखवा रहे थे ना सर 2√R1R2, वो इसका आंसर था। ठीक है, कि सर ये आंसर था 2√R1R2। कुछ बात याद आई है ना, कहना सर हो जाएगा, प्रूफ कर देंगे और क्या। वही कंस्ट्रक्शन C1 C2, अब की बार C1 C2 कितना है, R1 प्लस R2। भाई कंडीशन भी लिखवा दो ना कि सर ये कैसे चेक करोगे एक्सटर्नल टच। C1 C2 इज R1 प्लस R2। तुमको चेक करना भी आना चाहिए कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, दिस इज द कंडीशन। ठीक, तो मेरे ख्याल से कुछ समझदार लोग समझ गए कि सर अभी जो कंस्ट्रक्शन आपने किया था C1 C2 बिकम दिस स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 स्क्वायर अंडर रूट, तो दैट रिजल्ट इज 4R1R2 का अंडर रूट। ये रहा आंसर। तो इसको तो मैंने रटने के लिए लोगों को रिकमेंड किया हुआ है कि याद रखो, रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काम आएगा कभी। ठीक है, और भूल जाओगे तो डिराइव कर लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक्सटर्नली टचिंग सर्कल इज क्लियर। चलो एट द सेम टाइम हम इसी प्लेस पर ले लेते हैं इंटरनल टच, है ना, इसे हम एक्सटर्नली टचिंग सर्कल कहते हैं। टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, now I am talking about internal touch. Two circles touch internally, C1 C2। तो तुमको तो पता है ना कि सर्कल्स, टचिंग सर्कल के अगर सेंटर को ज्वाइन किया जाए तो वो कांटेक्ट पॉइंट से पास करती है लाइन। तो इफ आई ज्वाइन C1 C2, दिस लाइन विल पास थ्रू कांटेक्ट पॉइंट। ये बात तुम अच्छी तरह समझते हो। तो कंडीशन फॉर इंटरनल टच, C1 C2 इज, तो यार कॉमन सेंस से दिख रहा है कि सर ये R1 और ये R2 का डिफरेंस R1 माइनस R2। मैं मॉड लगा देता हूं, है ना। मॉड क्यों लगाया, कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर क्या पता आपके फिगर में रेडियस R1 बढ़ा रहा हो, है ना, ये C1 हो ये C2 हो, क्या पता है। कंडीशन फॉर इंटरनल टच। अब रही बात कॉमन टेंजेंट की, तो डायग्राम से दिख रहा है देयर इज ओनली वन कॉमन टेंजेंट, और मानते हो यू आर लकी कि सर एक ही कॉमन टेंजेंट है और वो भी आसान वाली इक्वेशन है कि अरे ये तो वही लाइन है जो कि दो सर्किल के इंटरसेक्शन से पासिंग है, जिसको कि हम लोग S1 माइनस S2 कहा करते थे, याद करो। S1 माइनस S2 इज 0, गॉट इट। तो देयर इज ओनली वन कॉमन टेंजेंट। कोई तुमसे लेंथ नहीं पूछेगा, चिंता मत करो, लेंथ बेचारे की 0 है भाई दोनों सर्कल पर। ठीक है ना, तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट कोई नहीं पूछने वाला इन दिस प्रॉब्लम। ठीक, अब और क्या पॉसिबिलिटीज बचते हैं ओवर टू सर्कल्स, है ना, टचिंग, डिसजॉइंट। अब हम इंटरसेक्टिंग की बात करें, इंटरसेक्टिंग एट टू पॉइंट्स। सबसे पहले बात करते हैं
हाउ टू नो कि यू विल गेट सर्कल्स इंटरसेक्टिंग इन 2 पॉइंट्स। तो पहले कंडीशन की बात करते हैं, C1 C2, ठीक है। तो आई थिंक डायग्राम से क्लियर कि सर C1 C2 जो है R1 प्लस R2 से लेस है, ठीक। केवल इतना ही सफिशिएंट नहीं है ना। R1 प्लस R2 से लेस तो यहां भी आएगा, ये भी R1 प्लस R2 से लेस है, तो क्या ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं, है ना। यहां भी तुम्हारा C1 C2 R1 प्लस R2 से लेस है, तो क्या ये इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स है? ठीक है ना, नहीं। तो आई थिंक R1 माइनस R2 से मोर, ये भी देखना पड़ेगा। ये रही पिछली स्लाइड, क्विकली 5 सेकेंड्स ओनली। ओके, तो तुम ये कंडीशंस चाहो तो माइंड में रख सकते हो, है ना। डिसजॉइंट सर्कल, एक्सटर्नल टच, इंटरनल टच, इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स। मेरे ख्याल से इसका भी तुमको लॉजिक समझ में आ रहा है कि सर R1 माइनस R2 से बड़ा क्यों, है ना। अरे R1 माइनस R2 के बराबर होने पर इंटरनल टच हो जाता है भाई, ठीक है। ये रिजल्ट R1 माइनस R2 के बराबर होने पर आता है, ठीक। और अभी इसे भी देखेंगे हम, चिंता मत करो कि सर ये कब आता है, इसकी भी अभी हम बात करेंगे। अब यहां पर कॉमन टेंजेंट की फिर डिस्कशन कि सर कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन, तो तुमको लगता नहीं कि यहां पर सिर्फ 2 कॉमन टेंजेंट है और वो दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो यार अब तो तुम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से बहुत अच्छी तरह फैमिलियर हो चुके हो कि सर पहले P निकालेंगे, फिर अल्फा प्लस माइनस थीटा करेंगे, या फिर M स्लोप मानेंगे, लाइन थ्रू पॉइंट P लिखेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस कर लेंगे, ठीक है। तो वो जो भी तुमको तरीका समझ में आए। तो आई नो हाउ टू फाइंड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, है ना। यू ऑल नो कि इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट आसानी से निकल आएगा, ठीक। दिस केस ऑल्सो इज क्लियर। चलो यहां पर ही ये आखिरी केस को भी डिस्कस कर लेते हैं। दिस केस, वन सर्किल कंप्लीटली इनसाइड अदर, है ना। एक सर्किल पूरा का पूरा अगले के अंदर लाई कर रहा है, C1 C2। तो आराम से देख सकते हो कि सर नाउ C1 C2 R1 माइनस R2 से लेस है फॉर दिस केस, और यहां पर तुमसे कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं पूछने वाला। देयर इज नो कॉमन टेंजेंट। मेरे ख्याल से इतनी छोटी सी ज्योमेट्री तुम खुद सोच पाओगे ना कि C1 C2 R1 माइनस R2 से लेस क्यों, है ना। मेरे ख्याल से R1 ये पूरा डिस्टेंस होगा, और इसमें अगर तुम इतना ही घटाओगे तो इतनी लेंथ में अगर सिर्फ इतना घटाओगे तो इस लेंथ से ज्यादा रिजल्ट आया भाई, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दिस पॉइंट इज क्लियर, वन सर्किल कंप्लीटली इनसाइड द अदर। तो आई थिंक आई डिस्कस्ड ऑल पॉसिबिलिटीज ओवर 2 सर्कल्स, ठीक। अब अननेसेसरी ये सब मत बोलना कि सर वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल, अरे कॉन्सेंट्रिक सर्किल यही केस तो कहलाता है, वन सर्किल इज कंप्लीटली इनसाइड, ठीक है ना। कंसेप्ट क्लियर क्विकली। ये जो कॉमन टेंजेंट है ना, एज द नेम सेट सेज, है ना, नाम में देखते हो क्या लिखा हुआ है, कॉमन। तो जो कॉमन टेंजेंट है वो बहुत ज्यादा कॉमन है फॉर एग्जाम्स, ठीक।
तो अभी तुमको धीरे से पता पड़ेगा कि सर एग्जाम में मेजॉरिटी प्रॉब्लम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मेजॉरिटी कॉमन टेंजेंट पर आते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ही कॉमन है ये आइडिया फॉर एग्जाम्स, राइट। क्लियर? ओके। अब थोड़ा सा और अच्छे कंसेप्ट्स देखते हैं ना, थोड़े से कुछ ट्रिकी आइडियाज। लेट अस नो अबाउट रेडिकल एक्सिस। ये क्या है ना, व्हाट इज रेडिकल एक्सिस। लिखो, डेफिनेशन लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। लोकस ऑफ पॉइंट, पहली बात तो रेडिकल एक्सिस बता देता हूं। रेडिकल एक्सिस दो सर्किल का पूछा जाएगा, रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल, ठीक। हाँ, अब लिखो लोकस ऑफ पॉइंट ओलंपियाड में पढ़ा था रेडिकल एक्सिस। इसका मतलब है जिसने तुमको ओलंपियाड के लिए पढ़ाया उसने तुमको आईआईटी का चीज पढ़ा दी, ठीक है ना। क्योंकि ओलंपियाड ज्योमेट्री जितना मैं जानता हूं उन सब में रेडिकल एक्सिस वगैरह के प्रॉपर्टीज की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी जो भी मेथड्स होते हैं ना, अगर ओलंपियाड के पेपर में तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सॉल्यूशन दे के आओगे ना तो तुमको 0 मार्क्स देंगे वो। आउट ऑफ 17 हो सकता है तुम्हारी इतनी बड़ी मेहनत देख करके कि यार तुमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है वो भी करेक्टली, तो वो तुमको 1 नंबर दे सकते हैं खुश होकर के कि चल यार इसने इतनी मेहनत की है, 1 नंबर दे दे, ठीक है। क्योंकि ओलंपियाड के लिए वो जो चाहते हैं ना वो एक डिफरेंट स्किल्स चाहते हैं, वो प्योर ज्योमेट्री के थॉट्स चाहते हैं, ना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो ओलंपियाड की रिक्वायरमेंट एकदम अलग है और आईआईटी की रिक्वायरमेंट एकदम अलग है, दोनों 180 डिग्री है, समझे। एक कहता है स्लो बनो, है ना, आराम आराम से करो, और एक कहता है तेजी से करो, समझ गए। एक कहता है पूरा चीजों को डिटेल में करो, है ना, एक एक कंसेप्ट को और बताते हुए डिस्क्राइब करते हुए। दूसरा कहता है शॉर्ट में करो, सेकंड्स में खत्म करो, ठीक है। तो कहा ना 180 डिग्री। ओके, लोकस ऑफ पॉइंट whose power, locus of point whose power with respect to two circles, whose power with respect to two circles is the same. Locus of point whose power with respect to two circles is the same is called radical axis. अभी एक्सप्लेन करता हूं। लोकस ऑफ पॉइंट हुज पावर विद रिस्पेक्ट टू टू सर्कल इज द सेम, ठीक। दिस इज द डेफिनेशन। तो जरा कॉन्सेंट्रेट करना, तुमको 2 सर्कल दिया गया है, राइट। ठीक, ये गिवन है G1 F1 C1 G2 F2 C2, गिवन सर्कल। अगर किसी ओलंपियाड के लिए तुम किसी ज्योमेट्री के क्वेश्चन में अगर मान लो तुमने सर्किल की इक्वेशन एज्यूम की
बस तुम समझ जाओ कि तुम ओलंपियाड के ट्रैक से हट गए। ठीक है, कि यार तुमने सर्किल की इक्वेशन कैसे मान ली। ठीक, ऐसे मेथड्स उनको नहीं चाहिए। ठीक, दे वांट कंप्लीट ज्योमेट्री। तो पॉइंट लोकस ऑफ निकालना है ना, लोकस ऑफ पॉइंट। मान लो ये है वो पॉइंट पी। मतलब ऐसा एग्जाम है वो, इतना डेंजरस एग्जाम है कि तुम पूरा सही सवाल करके आओगे, पूरा सही, तुम्हारा आंसर एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन तुमको आउट ऑफ 17 मैंने कहा ना 1 नंबर मिलेगा। ठीक, कारण कि तुमने जो मेथड यूज किया वो उनको नहीं चाहिए था। वो बस इतना नोट लिखेंगे कि यार ये मेथड से तो कोई भी कर लेगा, है ना, इसमें ज्योमेट्री कहाँ है, इसमें नंबर थ्योरी कहाँ है। ठीक है, तो वो एक अलग ही कहते हैं ना, एक अलग स्ट्रीम है। आईआईटी वालों को हाथ नहीं डालना चाहिए उसमें, क्योंकि फिर वो आईआईटी का उतना अच्छे से फिर आईआईटी नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है, दोनों बातें एकदम डिसजॉइंट। ये बात मुझको ओलंपियाड के टीम के बहुत अच्छे टीचर जो कि ओलंपियाड के पेपर सेट करने वालों में आते हैं, उन्होंने मुझसे कहा था, और उन्होंने मुझसे ये बात बोली थी कि ये कोचिंग, आईआईटी की कोचिंग वाले ये ओलंपियाड की क्यों तैयारी कराते हैं, ये उनका फील्ड है ही नहीं। ठीक है ना, ये ओलंपियाड मैथ्स को मतलब जिसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं, खराब कर रहे हैं। तो दोनों के लिए माइंडसेट अलग करना पड़ता है। ठीक है, जब पढ़ाओ तो फिर एकदम अलग माइंडसेट कर दो कि अब इनको जेई वाले मेथड्स बिल्कुल मत बताओ, अब उनको डिफरेंट ही बताओ, टोटल डिफरेंट बताओ। ओके, तो लोकस ऑफ पॉइंट एच के, तो यू अंडरस्टैंड कि पी का लोकस, लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट पी का पावर फॉर दिस सर्किल, पी का पावर फॉर दिस सर्किल सेम, मस्ट बी सेम, है ना, तो दैट इज कॉल्ड रेडिकल एक्सिस। तो पॉइंट पी का पावर विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्किल, योर आंसर। I think this is what is called power of point P with respect to circle 1. Now power of point P with respect to circle 2, है ना, formula. तो बाय डेफिनेशन, है ना, जो डेफिनेशन कह रहा है इक्वल, दे हैव टू बी इक्वल, दिस इज द लोकस। तो तुम्हारा आंसर तुम चाहो तो क्रिएट कर लो। अब मैं एच के को एक्स वाई लिख दूं क्या, तो आंसर इज कमिंग टू बी लाइक दिस। दिस इज द इक्वेशन। ठीक, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि रेडिकल एक्सिस इज ए लाइन। नोटिस कर रहे हो कि जो लोकस आ रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो रेडिकल एक्सिस इज कमिंग टू बी अ लाइन। और भी तुम बात नोटिस कर सकते हो कि सर ये जो लाइन आ रहा है लोकस, पॉइंट पी का जो लोकस है इज कमिंग टू बी अ लाइन। ठीक है, अभी मैं नोट वैसे लिखवाऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी जस्ट मैं जो ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं तुमको अभी बता रहा हूं, अभी अलग से नोट तुमको लिखवाऊंगा, है ना, पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई विल रिकमेंड टू रिमेंबर। तुम साथ में ऑब्जर्व कर सकते हो कि सर ये जो रेडिकल एक्सिस है ये लाइन ज्वाइनिंग सेंटर की परपेंडिकुलर है, C1 C2। आराम से सोच सकते हो कि ये लाइन का जो स्लोप है इज F1 माइनस F2 अपॉन G1 माइनस G2, जबकि यहां देख सकते हो कि सर ये लाइन का स्लोप माइनस ऑफ G1 माइनस G2 अपॉन F1 माइनस F2। तो नोटिस कर रहे हो कि रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू C1 C2। मैंने कहा ना अभी नोट मैं लिखवाऊंगा, अभी बस यहां देखते जाओ कि हाँ ऐसा हो रहा है। ठीक,
बात क्लियर? अब इसी बात को, ये तो चलो फॉर्मूला बेस्ड बात हो गई कि अब तो रटने के लिए तुम इजीली याद कर सकते हो कि सर ये आंसर रेडिकल एक्सिस को कैसे रटूं, तो तुम नोटिस कर सकते हो कि सर वेरी इजी, रिमेंबर लाइक दिस, आंसर टू रेडिकल एक्सिस इज S1 माइनस S2 0, डायरेक्टली रिमेंबर, इसको याद कर सकते हो एज ए फॉर्मूला। ठीक, क्लियर? नाउ तुम इस बात को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि एज आई सेड कि पॉइंट हुज पावर इज सेम, तुम इसको ऑल्टरनेटली समझा सकते हो कि सर रेडिकल एक्सिस को आप डिफाइन कर सकते हो एज पॉइंट हुज टेंजेंट टू टू सर्कल्स विल बी इक्वल फ्रॉम वेयर टेंजेंट ड्रॉन टू टू सर्कल्स आर इक्वल। समझे? ये कहलाता है रेडिकल एक्सिस। अरे पीटी स्क्वायर किसी को याद है कि नहीं, कि सर वो पीटी स्क्वायर हमने निकाला था, पीटी स्क्वायर याद करो, S1 आया था पीटी स्क्वायर, तो S1 इज नथिंग बट पीटी स्क्वायर। तो इसका मतलब है हम लोग ऑल्टरनेटली बात को माइंड में रख सकते हैं कि रेडिकल एक्सिस क्या है, जिस पर इफ यू टेक एनी पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट इज गोइंग टू बी इक्वल। तो इसे भी तुम नोट में डाल सकते हो, है ना? अरे लिख लो यार कि लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वेयर टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स आर इक्वल, locus of point from where tangents to two circles are equal। आइडिया क्लियर? अब मैं पहले छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन कर बताता हूं, नोट अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चल के करेंगे। एक और भी अच्छी बात, हाँ वो पीटी स्क्वायर पी ए पी भी बिल्कुल वो सब तुमको याद है अभी भी, ठीक है, वो याद रहना भी चाहिए आगे भी, है ना? ओके, तो आई थिंक रेडिकल एक्सिस जो है वो स्मॉलर सर्किल के सेंटर के नियर होगा, इज नियरर, मैंने कहा ना अभी अभी लिखवाऊंगा, यहां पर प्रूफ देख लेते हैं, इज नियरर टू सेंटर ऑफ स्मॉलर रेडियस, स्मॉलर सर्किल, जो छोटा सर्किल है ना उसके ज्यादा क्लोज होगा सेंटर के। चलो हटाओ, नोट लिखना शुरू ही करते हैं, हटाओ, कंटिन्यू, नोट में ही प्रूफ साथ में लिखेंगे ना। पॉइंट नंबर 1 लिखो, पॉइंट नंबर 1 लिखो, तो ये जो भी मैं नोट बताऊंगा दैट इज फॉर रेडिकल एक्सिस। लिखो पॉइंट नंबर 1, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही लिखो, रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स। तुमको पता है मैं जो भी नोट बताता हूं वो याद रखने होते हैं, ठीक? रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स। ओके, रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स। पॉइंट नंबर 2 लिखो,
radical axis is not defined for two concentric circles. Radical axis is not defined for two concentric circles. Radical axis is not defined for two concentric, same center, concentric by, is not defined for two concentric circle. तुमको खट से दिख रहा होगा कि सर हाँ बिल्कुल सही बात है, S1 माइनस S2, तो यार G और F तो दोनों के सेम है ना, तो G1 माइनस G2 जीरो हो गया, F1 माइनस F2 जीरो हो गया, लेकिन C1 माइनस C2 जीरो नहीं हुआ। तो फॉलो कर पा रहे हो ना कि सर वो फॉर्मूला S1 माइनस S2 जीरो बराबर जीरो, वो तो वैलिड ही नहीं आ रहा है। ठीक, तो मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर कि रेडिकल एक्सिस डिफाइंड नहीं है। पॉइंट नंबर 3, अब जो स्टेटमेंट मैंने लिखा था वो लिख लेते हैं। रेडिकल एक्सिस इज नियरर टू, radical axis is nearer to the center of a smaller circle. Radical axis is nearer to the center of a smaller circle. जो छोटा सर्कल है उसके पास होता है, सेंटर के। इस बात को साइमल्टेनियसली प्रूव कर लेते हैं, है ना, कि सर ये स्टेटमेंट आपका सोचने वाला है। दिस इज वन सर्कल, दिस इज वन सर्कल। अब जो रेडिकल एक्सिस है वो दोनों के सेंटर को परपेंडिकुलर लाइन होगा। ठीक, सही। तो क्या तुम सोच सकते हो कि सर वो लाइन को मैं यहां से निकाल दूं क्या, परपेंडिकुलर टू सेंटर? तो क्या ऐसा रेडिकल एक्सिस हो सकता है? एक बार मन में इमेजिन करो, क्या ये लाइन रेडिकल एक्सिस हो सकती है ना? तो जिसको भी कॉमन सेंस है वो कहेगा बिल्कुल गलत, नहीं हो सकती। ठीक, क्योंकि एक कॉमन टेंजेंट आप ड्रॉ कीजिए और इसको एक्सटेंड करके कहीं मीट कराइए, तो क्या तुमको लग रहा है कि सर डायग्राम से दिख रहा है इस लाइन पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट और फिर यहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये तो बराबर नहीं हो सकती। जबकि रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन आपने क्या बोली थी, लेंथ ऑफ टेंजेंट शुड बी इक्वल। तो इसलिए ये जो भी आपने कहा है ये बिल्कुल गलत कहा है। ठीक, गलत है ये। ठीक, तो इसका मतलब है रेडिकल एक्सिस कहां होनी चाहिए, दोनों के सेंटर के कहीं बीच में कहीं होनी चाहिए। ठीक, इट शुड बी लाइक दिस। फाइन, अब चलो इस बारे में बात करते हैं कि जैसा मैंने कहा कि सेंटर से डिस्टेंस C1 से डिस्टेंस, C2 से डिस्टेंस, तो मैंने क्या कहा कि C2 से डिस्टेंस कम आना चाहिए देन फ्रॉम C1। ये छोटा सर्किल है ना, तो अभी अभी आपने कहा है कि सर सेंटर से डिस्टेंस शुड बी लेस फ्रॉम स्मॉलर सर्किल। ठीक, तो दिखा दो कि सर अभी प्रूव करते। आई टुक दिस पॉइंट P, तो मेरे ख्याल से तुम समझ रहे हो, आई वॉन्ट टू प्रूव कि C1P C2P से बड़ा होगा, यही है ना पॉइंट। तो तुमको लगता नहीं कि सर यहां से एक टेंजेंट बनाइए फ्रॉम P, यहां से टेंजेंट बनाइए, फिगर पर मत जाना कि सर देख के तो नहीं लग रहा है। अब मुझे बताओ, क्या डेफिनेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस से क्या तुम इस बात को समझते हो कि सर ये दोनों लेंथ बराबर है? आई थिंक यही डेफिनेशन है ना रेडिकल एक्सिस की, कि रेडिकल एक्सिस के किसी भी पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट टू बोथ सर्कल्स इक्वल होता है। सोचो, तो आई थिंक फ्रॉम दिस राइट ट्रायंगल यू कैन से
कि एल स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर इज C1P स्क्वायर. Similarly, C2P square is also L square plus R2 square. तो मेरे ख्याल से प्रूफ हो गया कि हाँ ठीक है, R1 मोर तो C1P मोर. गॉट द आइडिया. तो बात को याद रखना आगे, ठीक है. क्लियर. रेडिकल एक्सिस स्मॉलर सर्किल के नियर होता है, ठीक. और पॉइंट लिखना है कि सर और भी कुछ नोट बताइए. हालांकि ये सब पर क्वेश्चन लगभग आईआईटी नहीं पूछता. आईआईटी को इस तरह के ज्यादा ट्रिकी आइडियाज पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. लोग टेंजेंट नॉर्मल में ही फंस जाते हैं, ठीक. चलो एक फोर्थ पॉइंट भी चाहो तो लिख लो. कॉमन टेंजेंट इज बाइसेक्टेड by radical axis. Common tangent is bisected by radical axis. कहना सर ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है. सामने फिगर है, ये देखो सामने फिगर है. ये रही कॉमन टेंजेंट, ये रहा रेडिकल एक्सिस. तो मानते हो रेडिकल एक्सिस ने कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट कर दिया. कहना सर यही तो डेफिनेशन होती है यार. रेडिकल एक्सिस के किसी भी पॉइंट से दोनों सर्किल पर टेंजेंट इक्वल. यही पढ़ा है अबाउट रेडिकल एक्सिस. ठीक है. तो ये तो होना ही था कि कॉमन टेंजेंट को रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट कर देगा. इजी. अब चलो एक छोटा सा काम और करते हैं. वेरियस पॉसिबिलिटीज दो सर्किल की लेते हैं और देखते हैं कि रेडिकल एक्सिस कहां होगा, है ना. जैसे तुमने अभी डिसजॉइंट सर्किल के लिए देखा ना कि सर ये डिसजॉइंट सर्किल के लिए रेडिकल एक्सिस इज लाइक दिस, है ना, इधर से पास हो रही है. ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी सर्किल की देखते जाते हैं, राइट. दो सर्किल एक्सटर्नल टच कर रहे हैं, राइट. तो रेडिकल एक्सिस कहां होगा. तो कुछ लोग हो सकता है फॉर्मूले से सोच लें कि सर अभी तो आप समझा के गए थे कि सर ये फॉर्मूला S1 माइनस S2 इसका फॉर्मूला था, है ना. और कुछ लोग जो ऑब्जर्वेशन से करना चाहें कि सर नहीं फॉर्मूला नहीं डेफिनेशन से सोचते हैं. तो जरा डेफिनेशन से सुनना बात को. ये जो लाइन तुमने बनाई है ध्यान से सुनना, है ना, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं. ये जो लाइन है, मानते हो इस लाइन पर मैंने कोई भी पॉइंट लिया, एनी पॉइंट आई टेक. अब मैं क्या कह रहा हूं कि चलो इस पॉइंट से इस सर्किल पर लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालो, ठीक. और फिर इस पॉइंट से इस सर्किल पर लेंथ ऑफ टेंजेंट. तो मानते हो, तुम कहोगे सर इस पॉइंट से जब टेंजेंट आप बनाओगे ना तो यही तो है, ये लाइन ही तो टेंजेंट है. सोचो कि सर ये बन गई टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट टू दिस सर्किल. अब मैं कह रहा हूं इस पॉइंट से इस सर्किल को टेंजेंट, कहना सर यही है, यही तो है टेंजेंट टू दिस सर्किल. तो बताओ दोनों की लेंथ इक्वल हुई कि नहीं. कहना हाँ इक्वल हुई. तो मानते हो दिस इज रेडिकल एक्सिस. सोचो. तो मेरे ख्याल से तुम कंसेप्ट समझ गए कि हाँ ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट, राइट. आई थिंक सिमिलरली फॉर इंटरनल ऑल्सो यू अंडरस्टूड कि सर अब हम फॉलो कर गए कि वाई दिस लाइन इज रेडिकल एक्सिस, है ना. क्योंकि हमने इस पर कोई भी पॉइंट लिया और दोनों पर टेंजेंट डाली और उसकी लेंथ इक्वल आ रही है ना. एक ही लाइन टेंजेंट बन रही भाई, टेंजेंट टू दिस सर्किल दिस लाइन, टेंजेंट टू दिस सर्किल दिस लाइन. सही है. दिस इज रेडिकल एक्सिस, दिस इज रेडिकल एक्सिस. अब इंटरसेक्टिंग,
ठीक है, इंटरसेक्टिंग के लिए बहुत इजी है। मानते हो रेडिकल एक्सिस एक लाइन होता है, तो एक काम करो, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये जो कॉमन कॉर्ड है ये लो। अब इसके अंदर वाले पॉइंट को तुम लेंथ ऑफ टेंजेंट से मत सोचना कि सर ये अंदर के पॉइंट से तो टेंजेंट ही नहीं बनेगी, तो यहां पर तुम अपना स्टेटमेंट चेंज कर देना, कहना यहां पर सर वो पावर वाली डेफिनेशन को चलने दो, पावर इक्वल, अरे पावर नेगेटिव अलाउ होती है ना, कि पावर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सर्किल -2, पावर विद रिस्पेक्ट टू सेकंड सर्किल वो भी -2, लेकिन बाहर के पॉइंट को तुम फील कर पाओगे कि सर बाहर का पॉइंट है तो टेंजेंट दिखेगा। ठीक, एक काम करो ना, तुमको इतना तो पता है कि रेडिकल एक्सिस एक लाइन होता है, ठीक, तो मुझे बताओ ये जो पॉइंट है, इस लाइन का ये पॉइंट से टेंजेंट दोनों के ऊपर डालो, कहना सर इसी पॉइंट पर टेंजेंट आ गई। लेंथ ऑफ टेंजेंट बताओ, अगर मैं इस पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट डालता हूं तो टेंजेंट की लेंथ कितनी आएगी? 0 आएगी। ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट तो खुद सर्कल का ही पॉइंट था। ठीक, अब इस पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट डालो, लेंथ कितनी आएगी? कहना सर फिर 0 आएगी। तो मानते हो ये पॉइंट क्या कहते हैं, रेडिकल एक्सिस का पॉइंट हो गया। अरे दोनों पर टेंजेंट की लेंथ 0 आ गई भाई, तो मैंने शो कर दिया कि इस पॉइंट से टेंजेंट टू बोथ सर्कल्स 0, तो इसका मतलब है ये पॉइंट रेडिकल एक्सिस का पॉइंट है। इसी तरह से तुम इस पॉइंट को भी तुमने बता दिया कि सर ये भी रेडिकल एक्सिस का पॉइंट है, और रेडिकल एक्सिस एक लाइन होती है, तो दिस आंसर इज रेडिकल एक्सिस। ठीक, अब मेरे ख्याल से और क्या पॉसिबिलिटी बचती है ओवर 2 सर्कल्स? वन कंप्लीटली इनसाइड, वन सर्कल कंप्लीटली इनसाइड। ठीक है ना? तो यहां तो देखो रेडिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू C1 C2, चिंता मत करो, रेडिकल एक्सिस बहुत ही कम काम की चीज है। ठीक है, रेडिकल एक्सिस का ये कॉमन टेंजेंट का कंसेप्ट इज गुड, इंटरनल एक्सटर्नल टच, ये लाइन रेडिकल एक्सिस होती है, दिस इज अ गुड आइडिया। ठीक है ना? अब इसकी बात करते हैं। नहीं, अब की बार चिंता मत करो, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल नहीं है, हाँ, दे आर नॉट कॉन्सेंट्रिक सर्किल। रेडिकल एक्सिस नहीं डिफाइंड होती है फॉर कॉन्सेंट्रिक। ठीक, तो रेडिकल एक्सिस है भाई। क्या इसको ऐसे बनाऊं कि सर ये बनाइए रेडिकल एक्सिस? तो मेरे ख्याल से तुम मुझे रिफ्यूज कर दोगे कि नहीं सर ये बिल्कुल गलत है। कारण, इस पॉइंट को देखिए, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट से कहूंगा ये सर्किल को टेंजेंट की लेंथ बताओ, तो तुम कहोगे सर 0। फिर कहूंगा कि इस पॉइंट से इस सर्किल को टेंजेंट बनाओ, तो तुम कहोगे सर लेंथ नॉन 0 आ रही है। तो एक सर्किल को टेंजेंट की लेंथ 0 है, एक टेंजेंट की लेंथ नॉन 0 है, तो वो बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब है ये गलत आंसर है। ठीक, तो फिर कहां होगी? दोनों के बाहर होगी, किसी को भी इंटरसेक्टिंग नहीं होगी। अब बाहर में भी तुम थोड़ा सा दिमाग लगा के बोल देना कि सर वो नियरर टू स्मॉलर रेडियस का ध्यान रख के एक रफ आइडिया कि कहां हो सकती है, तो C2 के क्लोज, C1 से अवे, तो इधर होगी ना कि इधर। इजी। तो ये सब ऑब्जर्वेशन वाली बातें हैं, है ना, तुमको ऑब्जर्व करना है। ठीक, चिंता मत करो, ये सब डिटेल IIT को जरूरत ही नहीं पड़ती कि क्या इनसे हाई फाई पूछे, कॉमन बातें ही पूछ लें, है ना, जो बहुत ज्यादा कॉमन है। रेडिकल एक्सिस इज नॉट दैट कॉमन, राइट? ये सबको मैं कहता हूं ये सब हाई फाई कंसेप्ट है, राइट? सिंपल, अपन जितना सिंपल रहे उतना अच्छा। नहीं तो ठीक है, हम हमारे को जीके बहुत अच्छी है, हमको तो रेडिकल एक्सिस ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से आते हैं। फाइन, तो आई थिंक मैंने सारे पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर दिए फॉर 2 सर्कल्स, और रेडिकल एक्सिस इन वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑल्सो आई अंडरस्टैंड कि क्या होगा। ठीक, इजी। लो वो 20th क्वेश्चन बेचारे
बहुत लोगों का डाउट था, अब बता देता हूं। ठीक, किसी भी क्वेश्चन को एक लिमिटेड टाइम्स लिखा कर बस, है ना। एक नाम से मुझे 10-15 एंट्री नहीं दिखनी चाहिए। एबीसी लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, ये काफी मेहनत का सवाल था एक्चुअली, राइट। एबीसी के कॉर्ड नोन है लाई ऑन लाइन, ए बी पास थ्रू 1,0। तो मैंने कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लिए, ए अल्फा कॉमा अल्फा, ठीक है। बी लाइज बी बीटा कॉमा टू बीटा एंड सी। अब जो वो कह रहा है करते जाओ। वो कह रहा है कि ए बी 10 से पासिंग है, ए बी लाइन 1,0 से पासिंग है। तो एक काम करूं, डायरेक्टली स्लोप लिखते हैं कि सर अल्फा-0 अल्फा-1 टू बीटा-0 टू बीटा-1। एक रिलेशन आ गया बिटवीन अल्फा बीटा। मेरे ख्याल से देखना ये समझ में आया मैंने क्या किया, ठीक। तो अभी थोड़ा मैनिपुलेशन करो, 2 अल्फा बीटा 2 अल्फा कैंसिल, माइनस अल्फा, अरे अरे बार ओपन कर ही लेता हूं, 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा 2 अल्फा बीटा माइनस 2 बीटा। तो आई गेट रिलेशन 3 अल्फा माइनस 2 बीटा। वो 2 अल्फा बीटा यहां भी तो आया था, सॉरी। ये मैंने कुछ गलत किया है क्या? एक बार देखना, मैंने कुछ मिस्टेक की है क्या? मैंने 10 को ज्वाइन किया, मैंने 10 को ज्वाइन किया और स्लोप इक्वेट कर दिया। मिस्टेक थोड़ी की मैंने, 2 बीटा माइनस 0। हाँ मिस्टेक है, मिल गई, मिस्टेक मिल गई। ये मिस्टेक है, ठीक है। हाँ वापस करो। ओहो, क्या कर रहा हूं? माइनस 2 बीटा, ओके। तो नाउ आई गेट रिलेशन अल्फा बीटा माइनस अल्फा इज 2 बीटा। तो अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा निकाल दिया, अल्फा अपॉन अल्फा अल्फा अपॉन, मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं अल्फा निकाल रहा हूं। तो अल्फा इक्वल टू 2 बीटा अपॉन बीटा माइनस 1, ठीक। अब मेरे ख्याल से तुम समझ गए कि सर इसी तरह से गामा भी निकाल दो, ठीक है। तो बीसी पास थ्रू 0,-1। तो तुम समझ पा रहे हो, मैं फिर से स्लोप की मदद लेके कर दे रहा हूं, ठीक। तो 2 बीटा प्लस 1 बीटा माइनस 0 3 गामा प्लस 1 गामा माइनस 0। अभी सही है क्या? क्या फिर गलत लिख दिया मैंने? 1 प्लस बीटा होगा, क्यों? अल्फा बीटा, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, यहाँ प्लस अल्फा था, ये अल्फा बीटा, ये इधर गया, ये प्लस, हाँ ठीक है, अब सही है, अब ठीक हो गया ना, ठीक। तो तुम समझ रहे हो कि सर फिर से आप एक काम करो, गामा इन टर्म्स ऑफ बीटा ला दो, है ना। तो यार फिर मैनिपुलेशन गंदी, -3 2 बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा इज 1 अपॉन गामा।
तो इससे गामा निकल आया 1 माइनस बीटा। अब की बार देख लो मैं कैलकुलेशन सही कर रहा हूं कि नहीं। तो गामा इज बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा। एक बार देखना ये ठीक है क्या, ये ठीक है। अब तुमको प्रूव करना था कि AC पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट, तो AC की इक्वेशन ए सी, लेकिन तुम समझ रहे हो कि मैंने सिंगल वेरिएबल गामा ला दिया, बीटा ला दिया, बीटा। तो मेरे ख्याल से अब तुम इसकी इक्वेशन लिखना। अब मैं सिर्फ तुमको एल्गोरिथम बता रहा हूं। राइट इक्वेशन ऑफ AC, अरे बहुत पेनफुल क्वेश्चन था, ठीक। लेकिन अब जो इक्वेशन आएगी तुम्हारी उसमें सिंगल पैरामीटर बीटा विल बी देयर। क्यों? क्योंकि मैं अल्फा की जगह बीटा पुट करवा दूंगा, गामा की जगह बीटा पुट करवा दूंगा। तो अब ये जो इक्वेशन आएगी ना AC की, वो कुछ इस फॉर्मेट में आएगी कि सर L1 प्लस बीटा L2, ये फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। क्या अभी भी मिस्टेक किया मैंने? डिनोमिनेटर में फिर गलती की मैंने। 1 माइनस बीटा ही तो बनेगा, सही तो किया है। 3 प्लस 1 अपॉन गामा, सही तो किया है, ठीक। तो अब तुम कैलकुलेशन देख लेना कि सर गामा में प्लस आएगा। यार सही किया है मुझे लग रहा है, ठीक है, ठीक है, सही है, सही है। कई लोग बोल रहे हैं सही है ना। तो गो एंड ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ AC, है ना। तो उसको सिंगल पैरामीटर में लाओ, बीटा में इक्वेशन आएगी, देन सॉल्व फॉर इंटरसेक्शन, तो तुमको आंसर मिल जाएगा, ठीक। मैंने कहा ना बहुत पेनफुल क्वेश्चन था। ओके, सर्कल्स शीट एक्सरसाइज 1 थोड़े ही दूंगा क्योंकि कल ही क्लास है तुम्हारी। ओनली 15 प्रॉब्लम्स, ओके। सर्कल्स एक्सरसाइज 1 1 to 15। चलो भाई, बाय, जय हिंद। कोई नहीं, आगे से ध्यान रखना बस जो भी कहा मैंने, है ना, ठीक है, ओके।